नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती की बहुत अच्छी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आज आपका सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाया जाएगा। तो ये आपकी तैयारी में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी। एक एक प्रश्न आपको कराया जा रहा है, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी फीस 550 थी, लेकिन आपको ये नहीं देनी है। आपको सिर्फ 370 रुपये देने हैं। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट PDF और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और आपको स्पेशल क्विक रिवीजन PDF नोट्स दिए जाएंगे जो हर टॉपिक के होंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी जो आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करिए। आप प्लीज़ मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपका सपना है हर महीने 40,000 से अधिक सैलरी पाने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। आपको बताना है नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। ए उबालना, बी खदकना, सी तलना, डी है भाप द्वारा पकाना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। उबालना, खदकाना, तलना या भाप द्वारा पकाना। तो देखिए, जहां भी तलने की बात आ जाए वहां पर नमी के यानी कि पानी की यूज नहीं होगा, वहां पर तेल का प्रयोग होगा। और जहां पर तेल का प्रयोग होगा वहां पर पानी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए पहले का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, खदकाने की विधि में पानी का तापमान होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 85 डिग्री। बताना है आपको कितना तापमान होता है खदकाने की विधि में पानी का। तो ये आपका जो सही उत्तर है इसका आपका वो डी है, 85 डिग्री। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, अंकुरीकरण द्वारा पदार्थ में निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व बढ़ता है। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या लौह तत्व। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अंकुरीकरण द्वारा पदार्थ में निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व बढ़ता है। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या लौह तत्व। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, विटामिन सी। जब आप अंकुरण करते हैं तो उसमें विटामिन सी भी बढ़ता है और विटामिन बी भी बढ़ता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको पुराने होंगे, लेकिन आपकी तैयारी के लिए हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। ये स्वयं पर भरोसा रखिए। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ही अच्छी आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। चीजों के साथ बिल्कुल सकारात्मक रवैया अपनाइएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, फ्रेंच विधि है अप्रत्यक्ष भूनना, गहरा तलना या उथला तलना या सॉल्टिंग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंच विधि है। आजकल आप देख रहे होंगे कि फ्रेंच फ्राइज यानी कि जो आपको आलू का फिंगर जिसको भी बोलते हैं वो बहुत बिक रहा है। उसकी क्या है वो चीज आप देख लीजिए। अगर उसको आप ध्यान में रखकर इसका ऑप्शन सही करेंगे तो बहुत आसानी से इसका उत्तर देख पाएंगे।
जो आलू को ये फिंगर जैसे काट के बना बेचते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें उनको गहरा तला जाता है। क्या किया जाता है? गहरा तला जाता है। तो फ्रेंच विधि में क्या होता है? गहरा तलना, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वसा एवं शर्करा मुख्य रूप से प्रदान करते हैं। वसा एवं शर्करा मुख्य रूप से हमें क्या प्रदान करते हैं, यह आपको बताना है। क्या प्रोटीन प्रदान करते हैं, या ऊर्जा प्रदान करते हैं, या विटामिन प्रदान करते हैं, या खनिज लवण प्रदान करते हैं? तो वसा एवं शर्करा से मुख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। बिल्कुल भी यहां पर कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। इसका आंसर आपका बी सही है। क्या मिलता है हमें? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। वसा से प्रोटीन नहीं प्राप्त हो सकता है, वसा से ऊर्जा ही मिल सकती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षात्मक भोज्य समूह है। फल एवं सब्जियां, अनाज, दालें या उपरोक्त सभी। बताइएगा सुरक्षात्मक भोज्य समूह कौन सा है, यह आपको बताना है। फल एवं सब्जियां, अनाज, दालें या उपरोक्त सभी। जो सबसे सुरक्षित हैं भोजन करने के लिए, वो समूह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सातवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फल एवं सब्जियां। क्लियर है आपको? ये सबसे सुरक्षित होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। क्लियर है आपको? मरीजों को भी ये दिए जा सकते हैं और एक हट्टे कट्टे इंसान को तो दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी, थायमीन, कैल्शियम या लौह तत्व। बताना है आपको दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी, थायमीन, कैल्शियम या लौह तत्व। बताइएगा आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आ बा सा दा ए बी सी डी की तरह ही है, तो इनको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप आ को ए मानिए, बा को बी मानिए, सा को सी मानिए और दा को डी मानिए। तो दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो सा है, यानी कि कैल्शियम। क्लियर है आपको? दुग्ध पदार्थों में लौह तत्व नहीं पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं दूध, दालें, मांस, दूध, पीले फल, गुड़, अनाज, अंडा, सब्जी, हरी सब्जियां, तिलहन, शर्करा। शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी, शरीर निर्माण में सबसे अधिक सहायक चीजें कौन सी हैं? बताइएगा। तो शरीर निर्माण में सबसे अधिक सहायक चीज क्या है? सबसे सहायक चीज है प्रोटीन। प्रोटीन सर्वाधिक किन चीजों से हमें मिल सकता है, वो ऑप्शन आपको चुनना है। यहां पर शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, तो 9 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध, दालें और मांस, इन सभी से हमें काफी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए ये शरीर के निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। बताइए जो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या उपस्थित रहता है? ऊर्जा, अमीनो अम्ल, खनिज व विटामिन या शक्ति। बताइएगा सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों में क्या उपस्थित रहता है? जो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे और उनमें क्या उपस्थित होता है, ये अगर आप ध्यान से देख लेंगे, उसको प्रश्न को ध्यान में रखकर इसका उत्तर देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका कर पाएंगे। बताइएगा सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सा, खनिज व विटामिन। जो आपके फल होते हैं, जो आपकी सब्जियां होती हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रोटीन पूर्ण व उत्तम प्रकार का होता है? अंडे का प्रोटीन, मांस का प्रोटीन, दालों का प्रोटीन या दूध का प्रोटीन। बताइएगा कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो पूर्ण व उत्तम प्रकार का होता है? बताइएगा कौन सा प्रोटीन पूर्ण व उत्तम प्रकार का होता है? 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11वें का दा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूध का प्रोटीन पूर्ण होता है और उत्तम प्रकार का होता है। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं डॉट 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 कहलाता है। तो यहां पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है, मीठा आहार कहलाता है या शक्ति कहलाता है। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है। 12वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो ए है। उसे क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान या नाइट्रोजन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन या नाइट्रोजन। तो 13वें का आपका जो सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। प्रोटीन नाइट्रोजन में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा का मान होता है 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी और 8 कैलोरी। बताइएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा का मान कितना होता है। यह प्रश्न भी आपको कई बार करवाया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। उम्मीद करता हूं हर किसी का यह प्रश्न सही होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने ऊपर सकारात्मक भरोसा बनाकर रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा का मान होता है कितना होता है। तो 14वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वाह, 4 कैलोरी होता है। क्लियर है आपको, कितना होता है, 4 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, थायमीन की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी, रतौंधी, रक्ताल्पता, पैलाग्रा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। थायमीन की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी, रतौंधी, रक्ताल्पता या पैलाग्रा। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 15वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बेरी-बेरी। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता या शिक्षा का प्रसार। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है यह आपको बताना है। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, धार्मिक सहिष्णुता। समाजशास्त्र का यह प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्मों के बीच में सहिष्णुता का भाव हो, यानी कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति हो। अगला प्रश्न है आपका, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। यह भी आपका समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। धर्म आपके टॉपिक में है तो आपको बताना है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई या इनमें से सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 17वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हिंदू। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, कौन सी स्थिति का निर्माण होता है, वो स्थिति आपको पहचाननी है। जनसंख्या वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। आपके सिलेबस में जनसंख्या वृद्धि और ठीक है, आपके में जनसंख्या वृद्धि टॉपिक है। तो जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है या जनसंख्या में गिरावट आती है या जनसंख्या स्थिर रहती है या जनसंख्या में गतिशीलता आती है। बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है। 18वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जनसंख्या में गिरावट आती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए, किसी भी आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए
तो राष्ट्रपति कभी भी भूलकर टिक मत करिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, उसी के नाम से सब कुछ होता है, वही राजा होता है। और राजा किसी आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, कभी भी किसी भी आयोग का अध्यक्ष राजा नहीं बन सकता है। तो राष्ट्रपति कभी भी किसी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। सदैव लड़के राष्ट्रपति को टिक करके आते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही बचकानी गलती होती है ये। क्लियर है आपको? तो कभी भी राष्ट्रपति किसी भी संस्था का, किसी भी समिति का अध्यक्ष नहीं बनेगा, यह आप सदैव याद रखिए, क्योंकि हर किसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति स्वयं की नियुक्ति कैसे कर सकता है ना? तो सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार में जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं, सबकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। इसलिए राष्ट्रपति स्वयं की नियुक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए वो किसी भी समिति का, किसी भी आयोग का सदस्य नहीं होता है, उसका अध्यक्ष नहीं होता है। क्लियर है आपको? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत से लोग पीसीएस के पेपर में गलत करके आते हैं, है ना? तो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपको बहुत आसानी से बताना है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी सही हो जाएगा। क्लियर आपको? 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए, जो लोग कोई भी बैच से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक मुख्य सेविका के सिलेबस को पढ़ा नहीं है, किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में? बताइएगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? उम्मीद करता हूं आप में से हर किसी का यह उत्तर सही होगा, क्योंकि कई बार यह प्रश्न आपको करवाया जा चुका है। तो 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है। 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? बाल विवाह है, राजनीतिक चेतना है, आर्थिक विकास है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? 22 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 22 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाल विवाह है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? बताइएगा, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? 1901, 1921, 1951 या 1961? बताइएगा, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1921। अब क्यों माना जाता है? देखिए, 1921 से पहले क्या होता था कि जितनी भी जनगणना हुई है, कभी जनसंख्या बढ़ी, कभी जनसंख्या घटी, लेकिन 1921 के बाद एक बार भी जनसंख्या भारत की नहीं घटी, लगातार बढ़ती ही चली गई। तो इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड माना जाता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिकतम आयु क्या है? बताइएगा, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिकतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 10 वर्ष? 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 14 वर्ष है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? 1970, 1975, 1980 या 1985? आप में से हर किसी का यह उत्तर सही होना चाहिए। कई बार आपको यह प्रश्न करवाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? तो 25 का तो सही ऑप्शन है आपका वो बी है 1975। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके पूरे 25 क्वेश्चन जिसमें आपको पूरी ईमानदारी से आपने किए होंगे। अब मैंने जो आपको बताया था कि जिन लोगों ने अभी तक मुख्य सेविका का सिलेबस एक बार भी नहीं पढ़ा है, उनकी तैयारी अधूरी उन्हें लग रही है, तो आप जुड़ सकते हैं मुख्य सेविका गरिमा बैच से। पहले इसकी फीस 505 रुपए थी, लेकिन नए साल के ऑफर पे आपको मात्र 424 रुपए में यह गरिमा बैच मिल जाएगा। इसमें आपको सभी क्लासेस मिलेंगी और उनकी पीडीएफ मिलेंगी, नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी और 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ये मॉक टेस्ट आपको परीक्षा से 1 महीने पहले कराए जाएंगे ताकि आप पूरी तैयारी कर सकें। तो सभी क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ और 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशन और सभी क्लासेस का आपको वीडियो मिलेगा। तो 5 जनवरी के बाद इस बैच की फीस फिर से 505 रुपए हो जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है, मात्र 424 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। 94,533,66,279 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप गरिमा लिखकर भेज देंगे तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे आपको इस बैच से जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। प्लीज आप में से कोई भी कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुख्य सेविका गरिमा बैच से, मात्र 424 रुपए में आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है अभी आपकी तैयारी अधूरी है, आपने एक बार भी सिलेबस को नहीं पढ़ा है, आपने एक बार भी अपने टॉपिक्स को नहीं देखा है, तो मात्र 424 रुपए में अभी जुड़ सकते हैं। आपके पास अभी मौका है अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा मजबूती देने का। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा आपको जानकारी दी जाएगी। हर वीडियो में कम छोटी छोटी क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। तो मात्र 424 रुपए में आप जुड़ सकते हैं मुख्य सेविका गरिमा बैच से और स्पेशल ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। तो यह रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी के साथ किया होगा और कमेंट करके बताएंगे भी कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए और आपको यह पूरा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। जो आज के प्रश्नों का संकलन था वो कैसा लगा आपको, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और सकारात्मक चीजों के साथ जुड़े रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े रहिए, नकारात्मक चीजों से खुद को बचाकर रखिए। क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा मनोबल डाउन हो रहा होगा, आपका थोड़ा मोटिवेशन कम हो रहा होगा, लेकिन आपको खुद को पढ़ाई के साथ जोड़े रखना है। अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। 3 से 4 घंटे, ज्यादा नहीं आपको पढ़ना, बस कम से कम 3 घंटे पढ़ते रहिए। आपका पूरा कल्याण होगा, आपको नौकरी हर हाल में मिलेगी, यह मेरा भरोसा है आपको, यह मेरा वादा है। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।